जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से एक बार करने वाले हैं झारखंड पुलिस के लिए प्रैक्टिस मैथ में 25 सवाल आना है। 25 सवाल मायने रखता है एक सब्जेक्ट से, मतलब मेरिट तो बनेगा भाई, मेरिट तो बनेगा। 25 सवाल आपको बनाना है और ये नहीं लिखा हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन, मतलब सिलेबस में डिटेल आपको दिया हुआ नहीं है। बस ये 25 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी लिखा हुआ है। मतलब आपको पढ़ना तो पड़ेगा पूरा का पूरा मैथ, पूरा का पूरा मैथ। 25 सवाल मायने रखता है। लेवल कुछ भी हो, आपको एक अच्छे लेवल की तैयारी करनी होगी क्योंकि फाइटिंग ज़्यादा है, फाइटिंग ज़्यादा है। तो उसके लिए कंप्लीट मैथ अर्थमेटिक प्लस एडवांस, कंप्लीट मैथ अर्थमेटिक प्लस एडवांस बाइलिंगुअल दोनों भाषाओं में कंप्लीट कोर्स बना हुआ है। आप जाके उसको देखिए। कहाँ मिलेगा? फोकस स्टडी विद अभी पे, ये ऐप है, प्ले स्टोर पे आपको मिलेगा। आप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। विशेष जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि सर इसके अंदर है क्या क्या। भाई डिटेल एक भी सवाल यहाँ से बाहर नहीं आना है। आप ये बात मान लो कि एक भी सवाल यहाँ से बाहर नहीं आना है। आप ये बात गांठ बांध लो। कंप्लीट मैथ्स है इसमें, अर्थमेटिक प्लस एडवांस, एकदम कम से कम प्राइस में। एक बार आप जाके चेक कर लेना। मिनिमम प्राइस रखें हम लोग, मिनिमम प्राइस। कंप्लीट मैथ है, अर्थमेटिक प्लस एडवांस, वो भी बाइलिंगुअल है। तो आप जाके एक बार चेक कीजिएगा ज़रूर। और 25 क्वेश्चन मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, शुरू से लेके आखिरी तक वीडियो देखना है। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको भी कमेंट में देना है, ठीक है। देखो, दौड़ अलग चीज़ है। बहुत लोग आपको दौड़ का तैयारी करवाएगा, अलग, वो अलग चीज़ है भाई। लेकिन ये जो 25 सवाल आएगा ना मैथ का, ये अलग लेवल पे आएगा। हम नहीं कह रहे कि बहुत मुश्किल आएगा, हम नहीं कह रहे कि बहुत आसान आएगा। इसका डिसीजन आयोग लेगा। लेकिन जिस हिसाब से झारखंड में ट्रेंड चलता है एग्ज़ाम का, उस हिसाब से पेपर का लेवल ठीक ठाक रहेगा। तो आपकी तैयारी भी ठीक ठाक से थोड़ी ऊपर होनी चाहिए, तभी तो आप मेरिट पे आएंगे। बात समझिए, तभी तो आप मेरिट पे आएंगे। ठोस तैयारी करना होगा आपको, ठोस तैयारी करना होगा, तब जाके आप जो है एक मेरिट के अंदर आएंगे। नहीं तो 1-2 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर से बाहर रह जाएंगे। बहुत अफसोस होगा। तो अफसोस करने का वक्त अभी नहीं है, अभी वक्त है तैयारी का। अब जुड़ जाइए इस बैच के साथ। डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ऐप पे जाके देख लीजिएगा। फिर से बता रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया हुआ है, आप उस नंबर पे फ़ोन करके डिटेल जानकारी ले लीजिए, तब एडमिशन लीजिए, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं 25 सवाल का सिलसिला। वीडियो को आप लोग शेयर मार दीजिएगा अपने दोस्तों यारों के साथ में, पसंद आई तो। अब और अगर कुछ शिकायत है, कुछ कमी है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। नहीं तो आप टेलीग्राम पे भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप फ़ोन करके भी कह सकते हैं कि सर यहाँ पे ये दिक्कत है, या यहाँ पे ये चीज़ हमको समझ में नहीं आया, या ये चीज़ ऐसे होना चाहिए। इन सब बातों को बताइए, तभी तो हम और अच्छे से आपको सिखा पाएंगे कि हाँ भाई बच्चों को ये चाहिए, वो चाहिए, तभी दे पाएंगे। बताइए। अपने हिसाब से हम लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं, जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि आपको कंटेंट क्वालिटी दिया जाए, एग्ज़ाम के हिसाब से दिया जाए, आपको एग्ज़ाम्स के हिसाब से पढ़ाया जाए। दौड़ तो आप लेंगे तो पक्का है, झारखंड के शेर हो जी तुम लोग। पत्थर पहाड़ में दौड़ते हो तो वहाँ तो दौड़ना तय है। दौड़ तो फिजिकल तो एकदम आप लोग निकाल लोगे। बात रहा रिटेन का, तो रिटेन में गणित आपको यहाँ से करना पड़ेगा, ठीक है, आपको यहाँ से करना पड़ेगा। वीडियो को शेयर मार दीजिएगा, शुरू से लेके आखिरी तक देखिएगा और एक एक सवाल का जवाब मेरे साथ कमेंट में। वीडियो को शेयर मार देना अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स में है, सबको आप लिंक शेयर कर दीजिएगा। और सवाल का आंसर कमेंट में आप करते जाइए। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आप एक जेन्युइन कैंडिडेट है और आप एक सीट डिजर्व करते हैं, ठीक है। तो कहता है कि यदि sec थीटा प्लस 10 थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 10 थीटा इक्वल टू 5/3 हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा। सवाल का लेवल 10th का रखे हैं, वहीं से आपका सारा का सारा प्रिपरेशन हो जाएगा। लेकिन हम जो आपको पढ़ाए हैं उसमें सवाल का लेवल बेसिक से बिल्कुल हाई है। तो आप एकदम आराम से देखिएगा वीडियो को और कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। तो अब जी आप इसका सवाल लगाओ। अच्छा, बहुत लोग अभी कह रहे हैं
बहुत लोगों से हमारी बात होती है टीचर से, तो वो कहते हैं कि सर हो सकता है कि एडवांस मैथ से सवाल ना आए। भाई ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि कहाँ से सवाल आएगा कहाँ से सवाल नहीं आएगा, सीधा सीधा लिखा है भाई न्यूमेरिकल एबिलिटी से 25 सवाल आएगा। अब आप अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी को सिर्फ अर्थमेटिक मानते हो तो आप सिर्फ अर्थमेटिक से कर लो, लेकिन ये गलत बात होगा। अगर आयोग वहाँ से डाल दिया तब, एडवांस से डाल दिया सवाल तब फंस जाएगा मामला, इसीलिए सब पढ़ लो, ठीक है। तो देखो sec + 10 / sec - 10 = 5/3 दिया है, तो साइन का वैल्यू पूछा है। कैसे निकलेगा सर, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। 3 से sec में गुना होगा, 3 से 10 में गुना होगा, 5 से sec में नीचे गुना होगा, 5 से 10 में नीचे गुना होगा, और बस आंसर आपका आ जाएगा। देखो 3 sec थीटा और यहाँ से 5 sec थीटा, तो 5 में 3 गया तो सर बच जाएगा 2 sec थीटा बराबर 3 tan थीटा, और यहाँ पे -5 sec थीटा -5 tan थीटा, सर -5 और यहाँ पे है +3, बराबर के इधर उधर है, एक साइड जाएगा जुड़ जाएगा सर, तो 5 और 3 8 tan थीटा हो जाएगा। समझिएगा बात को, 8 tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 2 से काट दो 4 बार में, सेक को क्या लिखेंगे 1/cos, और 10 को क्या लिखेंगे sin θ/cos थीटा, और इधर मल्टीप्लाई में क्या है सर 4 है, cos से cos गया, sin का वैल्यू 1/4 हो जाएगा, 1/4 हमारा उत्तर हो जाएगा सीधा। अब जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए थोड़ा और बेसिक में कैलकुलेशन कर देते हैं। देखिए ये तो एकदम शॉर्टकट में हो गया, कैलकुलेशन को बेसिक में कर देते हैं कि ताकि आपको समझ में आए। साइन का वैल्यू चाहिए, सबसे पहले इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाता 3 sec थीटा + 3 tan थीटा, ऐसे ही होता है ना, बराबर 5 sec थीटा -5 tan थीटा। यही स्टेप तो हम स्किप किए, इसी स्टेप को हम माइंड में कैलकुलेशन कर दिए, ठीक है। तो भाई 5 में 3 गया, कितना बचा 2 sec थीटा, और -5 को इधर ले आओ, बराबर 5 और 3 8 tan थीटा। यही स्टेप ना हम लिखे थे, बस 2 से काट दिए 4 बार में। 10 क्या है सर sin/cos, और इंटू में 4 है। sec क्या है सर 1/cos, क्योंकि हमें साइन का वैल्यू चाहिए, तो ये cos से cos हमारा उड़ गया, 4 मेरा उधर गया, तो साइन बराबर 1/4। इतना काम तो आपको करना ही होगा भाई, 10th का सवाल है, बनाना होगा। AQ BQ CQ और A² B² C² और A² BC का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। तरीका क्या है देखो ध्यान से, एक बात समझ लीजिए, जब ऐसे फैक्टर में दिया हो, जब ऐसे फैक्टर में करके दिया हो, जब ऐसे घात में दिया हो, और तब आपसे HCF पूछे, तो भाई मिनिमम घात आपको लेना है, न्यूनतम घात लेना है, न्यूनतम घात लेना है। देखो ABC सब में है, अब अपना सबको ना, सबका मिनिमम पावर को लेना है, मिनिमम पावर को लेना है, सबसे कम पावर को लेना है। तो देखो मेरे भाई, A का मिनिमम पावर क्या है, A का मिनिमम पावर क्या होगा, B का मिनिमम पावर क्या होगा, C का मिनिमम पावर क्या होगा। तो भाई आप कहेंगे सर A का, आप इसको कैसे लिखेंगे, AQ को A गुना A, BQ को कैसे लिखेंगे B गुना B, CQ को कैसे लिखेंगे CQ को C गुना C। भाई इनका मिनिमम पावर क्या है, तो सर आप कहेंगे कि, और इसी तरीक़ा से आप A² B² C² को भी लिखेंगे, इसी तरीक़ा से इसको लिखेंगे। जब आप लिखेंगे तो आप देखेंगे कि सर इनका तो A का मिनिमम घात, A का घात 1 है, B का घात 1 है, C का सबसे कम घात यही ना है, मतलब इसका HCF क्या होगा ABC। HCF में मिनिमम घात को लिया जाता है, न्यूनतम पावर को लेते हैं, और सबसे न्यूनतम पावर क्या है ABC है। समझ आया बात, एकदम आसान पूछा जा सकता है भाई, एकदम सिंपल है। कहता है कि 2x - 3y + 7z और 4z - 5x के योगफल को, मतलब इसको और इसको जोड़ना है, को 12x - z से घटाएं। जी घटाना है, क्वेश्चन सही है।
12x माइनस जेड है, ठीक है। यहाँ पे 4z माइनस 5x है और यहाँ पे 2x माइनस 3y प्लस 7z है। अब आप देखो, बहुत लोग तो इसको जोड़ने घटाने में लिखने में ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि पहले किसको लिखें। तो भाई ध्यान से समझना, इसमें से घटाना है इन दोनों को जोड़ के, इसमें से घटाना है। तो भाई इसको पहले लिखेंगे, 12x माइनस जेड को पहले लिखेंगे और इसमें से घटाना है किसको, इसको और इसको जोड़ के। तो इसको जोड़ के घटाना है 2x माइनस 3y प्लस 7z प्लस 4z माइनस 5x, ऐसे करना है। इन दोनों को जोड़ना है और फिर योगफल को इसमें से घटाना है, ऐसे लिखना है। सबसे पहले यही तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत लोग कि भाई करें क्या। आप सर इसको जोड़ के और इसमें से इसको भी आप घटा देंगे, इसको इधर लिख देंगे, इसको इधर लिख देंगे, गलत आंसर आ जाएगा। ध्यान से समझना है, कोई भी चीज़ आसान नहीं है, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे 2x है, 3y है, 7z है, यहाँ z है और यहाँ x में है, ठीक है। तो भाई सेम z में घटेगा, x में घटेगा, y नहीं है तो y हमारा एज इट इज रहेगा यहाँ पे। जरा ध्यान से देखो, तो प्लस का 2x है और माइनस का 5z है, कितना आ जाएगा सर, माइनस का 5x है, ठीक है, 5x है, ठीक है। प्लस का 7z है, प्लस का 4z है, सर कितना आ जाएगा, प्लस का 7 और 4 11z है। और y का पेयर नहीं है तो y अपने जगह पे रह जाएगा, ठीक। अब देखो घटाना है तो भाई बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, ध्यान दो। अंदर अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, सबसे पहले बात। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस और माइनस इंटू प्लस माइनस। सबसे पहले ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक। अब देखो ध्यान से, 12x और यहाँ पे प्लस 5, कहीं हम गलत लिख दिए क्या, 12x कहीं हम गलत लिख दिए क्या, कहीं कुछ तो हम गलत लिख दिए। और देखो यहाँ पे माइनस 5x में 2x जाएगा तो भाई 3x बचेगा ना, वही तो हम कहीं कहाँ गलत लिख दिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब जी इनको घटाना है, जब हम माइनस का साइन लगाएं तो तब हमारा क्या हो गया, 12x माइनस जेड प्लस में क्या हो गया, 3x माइनस 11z प्लस 3y। ये z है भाई, 2 मत समझ लेना, ठीक है। अब देखो 12 और 3 15x। अब देखो जैसे जैसे जोड़ते जाओ ऑप्शन पे ध्यान दो, भाई 15x एक ही में है, सीधा मेरा आंसर आ गया। ऐसा नहीं कि पूरा कैलकुलेट करके लिखेंगे, ऑप्शन भी तो देखो, 15x आंसर में आ चुका है, फिर भी कैलकुलेशन करो। अब देखो माइनस जेड और माइनस 11z, माइनस का 12z और यहाँ पे क्या बच गया, प्लस का 3y अपने जगह पे रह गया। यही हमारा उत्तर आ गया सीधा। इतना काम तो ये सब पूछे जाने लायक सवाल है, ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूजन है, एकदम सिलेबस के हिसाब से रखें, ठीक है। बिहार में पुलिस का एग्ज़ाम कैसे होता है, यूपी में कैसे होता है, उन सब के क्वेश्चंस को देखने के बाद इस मुद्दे पे पहुँचे हैं कि भाई झारखंड में पुलिस का लेवल क्या रहेगा, और झारखंड में अभी तक जो भी एग्ज़ाम हुआ उसके हिसाब से भी डिसाइड है, ठीक है। तो कहता है कि x का वैल्यू दिया है 2 प्लस रूट 5, y का वैल्यू दिया है 2 माइनस रूट 5, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। एकदम आसान है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आपको कर देना है, ठीक है। तो आप इसको कई तरीका से बना सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम आसान है तो आपको आसान तरीका बताएंगे। आपके ऊपर और भी सब्जेक्ट का लोड है तो टेंशन नहीं लेना है, सीधा आप इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके जोड़ देना है, ठीक है। तो x का स्क्वायर मतलब 2 प्लस रूट 5 का स्क्वायर और y का स्क्वायर माइनस 2 माइनस रूट 5 का स्क्वायर। कुछ भी देखो भाई, कुछ भी हम आपको ट्रिक टेक्निक इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम चाहते नहीं कि आप उधर जाओ, आप आसानी से बना लोगे सवाल नॉर्मल तरीका से, नॉर्मल से, ठीक है। तो जी a प्लस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, रूट 5 का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5, तो 5 और 4 9 यहाँ से आ गया, प्लस 2ab, तो 2 इंटू रूट 5,
इसका कहानी खत्म। अब देखो ये दोनों टर्म सेम है ना, बस प्लस माइनस का फर्क है। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 - 2 × 2 × √5, और ये 2 × 2 × √5, 2 × 2 × √5 कट गया, 9 और 9 18। इस सवाल का सीधा उत्तर हो गया। मेहनत लगा? नहीं लगा ना। कंसेप्ट है, समझो प्यार से, और आपको कोर्स में ना डिटेल में बताया है सब कुछ। और एग्जाम में भाई इसी लेवल का सवाल रहेगा, आप देख लेना। कहता है कि एक ठोस गोले का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर है। तो आप समझो, थोड़ा सा बेसिक समझो कि जो हमारा गोला होता है, देखो क्रिकेट का गेंद देखो ठोस होता है, लोहा का बॉल देखो ठोस होता है, पूरा अंदर बाहर एकदम भरा हुआ रहता है मेटल से। तो जो ठोस गोला है ना, इसका एरिया हमसे पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। तो भाई इसका एरिया होता है, एरिया क्षेत्रफल होता है 4πr²। ठीक है, और r हमारा क्या बताता है, इसका रेडियस त्रिज्या कितना है। अब आप जरा ऑप्शन में ध्यान से समझना जवान, ठीक है। पाई 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 सब जगह है, तो पाई को छेड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि आप पाई का वैल्यू 22/7 लिख दो, पाई को एज इट इज छोड़ देना है। ठीक है, तो एरिया बराबर 4 × पाई को एज इट इज छोड़ दो। ठीक है, पाई को एज इट इज छोड़ दो। आर हमारा क्या है भाई 1.5, तो 1.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर ये सिर्फ 15 रहता तो 15 का स्क्वायर कितना 225 होता। अब ये 1.4 है, 1.5 है, तो ये हो जाएगा 2.25 × पाई। अब जी इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 चौके 100, 4 दूना 8 और 1 9, 9 पाई हमारा उत्तर हो जाएगा। किधर है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सीधा आंसर हो जाएगा। समझिए कंसेप्ट को। ठीक है, सवाल है, कहता है कि एक कार के पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर है, तो 88 किलोमीटर की यात्रा में पहिया कितना बार घूमेगा। मतलब जब आप 88 किलोमीटर यात्रा करेंगे तो पहिया कितना चक्कर लगाएगा। तो सबसे पहले चक्कर के चक्कर को समझते हैं। तो भाई ये हमारा पहिया है, ठीक, सर्कल है तो इसका एक रेडियस है, रेडियस है। इसका व्यास मतलब परिधि के दोनों ओर का दूरी केंद्र से होते हुए इसका व्यास है 56 सेंटीमीटर, और ये हमारा केंद्र है। तो अगर व्यास 56 सेंटीमीटर है तो जो परिधि होता है व्यास का आधा होता है, मतलब केंद्र से इधर भी 28 है और केंद्र से इधर भी 28 है। यहाँ से यहाँ का दूरी भी 28 है और यहाँ से यहाँ का दूरी भी 28 सेंटीमीटर है। और जब पहिया एक चक्कर लगाएगा ना, तो पहिया कितना दूर जाएगा, उतना ही दूर जाएगा जितना इसका परिधि होगा। मान लो कि पहिया यहाँ से घूमा, यहाँ से घूम के एक चक्कर एक चक्कर एक चक्कर एक चक्कर फिर यहीं पे आ गया, तो कितना दूर जाएगा, जितना इसका परिधि का लंबाई होगा। ठीक है, परिधि का लंबाई होगा। तो सर वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। 2π, पाई मतलब 22/7 और r मतलब 28, रेडियस कितना 28 सेंटीमीटर। इतना सेंटीमीटर दूर जाएगा एक चक्कर में। जब एक राउंड घूमेगा तो इतना दूर जाएगा। उसको कितना दूर जाना है, 88 किलोमीटर। अब आप जरा एक बात ध्यान से सोचो कि रेडियस दिया है सेंटीमीटर में और डिस्टेंस दिया है किलोमीटर में। तो क्या आपको एक चीज़ मालूम है, ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि 1 किलोमीटर बराबर 1,00,000 सेंटीमीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर 1,00,000 सेंटीमीटर होता है, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। अब मान लो कि पहिया x बार घूमेगा, मान लो कि पहिया x बार घूमेगा, तो पहिया जो है आपका 88 किलोमीटर जाएगा। तो ये पहिया जब एक बार घूम रहा है तो कितना दूर जा रहा है, 7 चौके 28, 4 दूना 8, 7 चौके 28, 4 दूना 8। ठीक है, 4 दूना 8 ना, कहीं पे मिस्टेक नहीं ना हुआ। 7 चौके 28, 4 दूना 8 गुना 22 सेंटीमीटर, ये एक बार। और जब ये x चक्कर घूमेगा तो ये 88 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे तो 1,00,000 से गुना करेंगे। ध्यान से समझना, 3 2 5 0, 1,00,000 से x चक्कर में ये इतना 88 किलोमीटर चल जाएगा। अब जरा ध्यान से कटम कुटाई कर दो,
तो 22 चौके 88, 4 दूना 8 और 2 से 1 लाख को काटेंगे तो 50,000 बार में। ठीक है, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया सर? 50,000। मतलब ये 50,000 चक्कर लगाएगा तो 88 किलोमीटर चल जाएगा पहिया। 50,000 चक्कर लगाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? 50,000। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ कि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। भाई समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका तीनों साइड बराबर होता है। ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल आपको बता दिया है और साइड का लेंथ ए का वैल्यू आपसे पूछा है। तो सर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया बराबर क्या होता है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। अब एरिया कितना दिया हुआ है? 49√3। तो सर 49√3 बराबर √3/4 इंटू ए स्क्वायर हुआ, एरिया दिया हुआ है। तो √3 से √3 गया। अब 4 इधर जाके गुना हो जाएगा तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 49 गुना 4। और स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर हट के इधर क्या लग जाएगा? रूट बन जाएगा। तो ए बराबर आएगा √49 मतलब 7 और √4 मतलब 2, 7 दूना 14 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज का भुजा होगा। मतलब ये साइड भी 14 सेंटीमीटर, ये साइड भी 14 सेंटीमीटर और ये साइड भी 14 सेंटीमीटर। यही आपसे पूछा था। एकदम आसान सवाल है, जवाब भी उसी भाषा में देंगे। ठीक है, और सवाल भी इसी लेवल का रहेगा, हम बार बार कह रहे हैं। आप लोग पुलिस बनेंगे तो भाई ऑब्वियसली आप लोग चोर का पीछा करेंगे, तो उस समय ये कंसेप्ट आपके दिमाग में आएगा। तो कहता है कि एक चोर 400 किलोमीटर दूर स्थित एक शहर की ओर 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से कार चलाते हुए भागता है। सिर्फ 30 मिनट बाद पुलिस 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से पीछा करना शुरू करती है। चोर पकड़े जाने तक पुलिस द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा? जब चोर को पकड़ लेगा तो उस समय तक पुलिस कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा? एक बात समझ लीजिए, चोर भाग रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर पुलिस, आप भी अगर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागेंगे तो पूरा जीवन भागते रह जाएंगे, चोर को आप कभी पकड़ नहीं पाएंगे। आपको स्पीड ना चोर के स्पीड से ज़्यादा रखना होगा। चोर अगर 60 से भाग रहा है तो आपको 60 से ज़्यादा स्पीड रखना होगा, तब आप एक समय के बाद चोर को पकड़ पाएंगे। और चोर से आप जितना ज़्यादा स्पीड रखेंगे उतना ही जल्दी आप चोर को पकड़ लेंगे। ठीक है, तो भाई आपका स्पीड हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। अब जरा ध्यान दो, कहता है कि 400 किलोमीटर दूर एक शहर है, उधर वो भागना चालू किया। तो भाई इस दूरी को आप तो भूल जाओ, इसका कोई मतलब नहीं है। देखो, चोर जब चोरी करके भागा उसके आधे घंटे बाद पुलिस उसका पीछा करना शुरू करती है। तो चोर का स्पीड क्या है? चोर का स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
सॉरी, थोड़ा सा फ़ोन आ गया था अर्जेंट, ठीक है। देखो तो अब आप समझो कि भाई ये 400 किलोमीटर को छोड़ दो, ठीक है। चोर 60 किलोमीटर पर आवर की घंटा से भाग रहा है और आधा घंटा बाद पुलिस उसका पीछा करना चालू किया। भाई आधा घंटा में चोर कितना दूर गया होगा? 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक घंटा में 60 किलोमीटर जाएगा। तो आधा घंटा में कितना? 30 किलोमीटर। तो मान लो कि इसका डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे है चोर और ये भाग रहा है इधर। अब जो है पुलिस भी इसका पीछा करना शुरू करती है। चोर का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और पुलिस का स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ के बाद से एक बात तो तय है कि जो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो जो है अब घटेगा, बढ़ेगा नहीं, क्योंकि चोर भी भाग रहा है, पुलिस भी भाग रहा है और चोर से ज़्यादा स्पीड है पुलिस का। तो जैसे ही ये 30 किलोमीटर कवर हो जाएगा पुलिस चोर को पकड़ लेगा। बात समझ गए? तो अब आप ये बताइए कि 30 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में पुलिस को कितना टाइम लगेगा? अब जरा दोनों का स्पीड देखिए। 60 चोर भाग रहा है और 60 पुलिस भी भाग रहा है, पुलिस भी 60 भाग रहा है, प्लस वो 20 ज़्यादा भाग रहा है। 60 चोर भाग रहा है, भाई 60 पुलिस भी भाग रहा है। अगर पुलिस सिर्फ 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ही पीछा करते रह जाएगी तो इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा 30 किलोमीटर बना रहेगा पूरा जीवन भर, कभी कम नहीं होगा। तो 20 किलोमीटर ज़्यादा स्पीड से पीछा कर रही है, तो इसी 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 30 किलोमीटर कवर करने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना है? 30 और चाल कितना है? 20, मतलब 3/2 घंटा, मतलब 1.5 घंटा में चोर जो है पकड़ा जाएगा। अब देखिए 1.5 घंटा में पुलिस कितना दूर जाएगा? तो भाई पुलिस का स्पीड क्या है? 80 किलोमीटर पर आवर है ना। तो 1.5 घंटा में दूरी बराबर चाल गुना समय, 80 गुना समय 3/2, 2 से 40 बार में 4 तिया 12, 120 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पुलिस जो है चोर को दबोच लेगा। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ठीक। आसान सवाल है, हर एक सवाल आसान होता है, पढ़ने पे डिपेंड करता है कि आप कितना तैयारी करके गए हैं, कितना गहराई तक आप चीज़ों को पढ़े हैं। कहता है कि यदि 3 संख्याओं का औसत 29 है और उनमें से 2 संख्याओं का औसत 13 है तो तीसरी संख्या क्या है? एवरेज का सबसे आसान सवाल में से एक ये है, ठीक है। तो भाई 3 संख्या है और जब तीनों संख्या को जोड़ के 3 से भागा दिया तो भाई एवरेज आया 29। तो भाई तीनों संख्या का जोड़ कितना होगा? तो कहेंगे सर भागा देने पे 29 आया, तो जोड़ इसका 29 गुना 3, 29 तिहाई 87। तीनों संख्या का जोड़ कितना आया सर? 87। तीनों संख्या को जोड़ेंगे तो 87 आएगा। अब कहता है कि उनमें से 2 संख्या का औसत 13 है। जब 2 संख्या को जोड़ के 2 से भागा दिया तो सर औसत कितना आया गुरुजी? 13 आया। तो सर 2 संख्या का जोड़ कितना होगा? तो सर 13 गुना 2 बराबर 26। अब देखो तीनों संख्या का जोड़ 87 और 2 संख्या का जोड़ आपका 26 है। तीनों संख्या का जोड़ 87 और 2 संख्या का जोड़ 26 है। तो अगर 87 में हम 26 घटा दें तो कितना आएगा? 61। ये क्या है? तीसरी वाली संख्या है। तीसरी संख्या कितना है सर? 61 है। नहीं समझे? समझ लो। तीनों संख्या को जोड़े, कोई भी 3 संख्या को जोड़े तो 87 आया और उनमें से 2 संख्या को जोड़े तो 26 आया। तो भाई तीसरा संख्या क्या होगा? तो 3 संख्या के जोड़ में 2 संख्या के जोड़ को घटा देंगे, तीसरा संख्या मेरा निकल जाएगा। 87 - 26 बराबर 61। आपका उत्तर हो गया। बात समझ आए? एकदम आसान है, ठीक। ये सब ऐसा चैप्टर है जहाँ से सवाल रहना तय है, 25 में से 1-2 सवाल रहेगा, ठीक है। तो कहता है कि 5 क्रमागत मतलब लगातार 5 संख्याओं का औसत जो है 100 है, तो सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या के वर्गों का अंतर क्या होगा? अब देखो जी 5 लगातार संख्या को आप जोड़ोगे तो 100 आएगा। तो 5 लगातार संख्या, कोई भी लगातार संख्या हो, गिनती को आप कहीं से भी देख लो, सब में 1-1 का अंतर होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब में 1-1 का अंतर होता है। 91, 92, 93 सब में 1-1 का अंतर होता है।
तो अगर 5 लगातार संख्या कहीं से भी है, मालूम नहीं कहाँ से है, तो सर देखो इसका ना कई तरीके हैं बनाने का, हम आपको कोर्स में बताएं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप यहाँ पे थोड़ा बेसिक से चीज़ों को समझें तो आपको आसान हो जाएगा, किसी भी तरीका का सवाल देगा आप बना पाओगे। ठीक है, तो 5 लगातार संख्याओं, तो अगर हम पहली संख्या x माने तो सर दूसरी संख्या x+1, तीसरी संख्या x+2, चौथी संख्या x+3 और पांचवी संख्या x+4, 1 2 3 4 5 लगातार संख्या होगा। अगर हम इसको 1 माने तो ये 1 और 1 2, 1 और 2 3, 1 और 3 4 और ये 5 लगातार हो गया। अब जी सबको जोड़ा, सबको जोड़ दिया, ये सबको जोड़ दिया, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, x x x x x 5x प्लस 4 3 7 दोनों और 1 10, सबको जोड़े तो कितना 10 आया। कितना संख्या 5, और जब इसको 5 से भागा दिए तो औसत कितना निकल के आया, 100 निकल के आया। तो इसको अब हमें संख्या चाहिए ना, हमें x का वैल्यू चाहिए, तो सर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 गुने 5 कितना हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा सर 500। कैसे आया, समझ में आया। अब ध्यान दो 500 में 10 गया तो सर 490 और इसको x से भागा दिए। ठीक है, तो x से भागा दिए तो आप ध्यान से देखिए 5 9 45 और 25 40, संख्या मेरा कितना आ गया 98, संख्या मेरा कितना आ गया सर 98। अब कहता है कि सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के वर्गों का अंतर। तो भाई पहली संख्या क्या है 98, तो ये क्या होगा 99, ये क्या होगा 100, ये कितना 101 और ये 102। x की जगह पर 98 98 रखते जाइए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या 102, तो सर 102 का स्क्वायर माइनस सबसे छोटी संख्या क्या 98, तो 98 का स्क्वायर, इनका अंतर आपसे पूछा है। अब आप यहाँ पे इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर निकाल के घटाने मत लगना, ध्यान से समझो। ये आपको क्या दिख रहा है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको भी समझ लो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो हम लिखेंगे ए प्लस बी, तो ए प्लस बी मतलब 102 प्लस 98, ये 200 हो जाएगा, गुना a माइनस बी मतलब 102 माइनस 98, ये 4 हो जाएगा, और ये 4 दूना 800, इनके बीच का डिफरेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल को तोड़ना होगा, बात समझ रहे हैं, इस तरीके से सवाल को तोड़ना होगा। एक और सवाल है एवरेज से, कहता है कि 2 साल के अंतराल में पैदा होने वाले 3 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है, सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी है। 2-2 साल के गैप पे बच्चे पैदा होते हैं, इस साल फिर अगले 2 साल और फिर उसके अगले 2 साल पे बच्चे पैदा होते हैं, 3 बच्चे पैदा होते हैं। तो बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनके बीच एज गैप कितना 2 साल का रहेगा, मतलब पहले और तीसरे में एज का गैप 4 साल का रहेगा। नहीं समझे, ऐसे समझिए। मान लीजिए कि पहला बच्चा पैदा हुआ x वर्ष में आज 2024 में, अगला बच्चा x+2 मतलब 24 और 2 2026 में होगा, अगला बच्चा x+4 मतलब 2028 में होगा। ठीक है, 2-2 साल के गैप पे पैदा हो रहे हैं, और कह रहा है कि इनका जो एवरेज एज है वो 8 वर्ष है। तो भाई सबको जोड़ा होगा, 2 साल 2 साल 2 साल, इसको सबको जोड़ा होगा और 3 से भागा दिया होगा, तब जाके 8 वर्ष आया होगा। तो x प्लस x प्लस x 3x प्लस 4 और 2 6, भागा दिया 3 से, तब जाके कितना आया 8 आया। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा 8 3 24, 3x प्लस 6 बराबर कितना 24। एकदम बेसिक बता रहे, कैलकुलेशन ही कहाँ है इसमें, एकदम आसान तो है। तो 24 में 6 गया 18, तो x का वैल्यू 3 6 18 6 साल। तो पहला बच्चा 6 साल का है, दूसरा बच्चा 6 और 2 8 साल का है, और तीसरा बच्चा 6 और 4 10 साल का है। देख लो सबके बीच में 2-2 साल का गैप है कि नहीं। तो पूछा है सबसे बड़ा बच्चा, तो सर सबसे बड़ा बच्चा 10 साल का है, और क्या, एकदम आसान सवाल है। ठीक है, सवाल है, कहता है कि पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 6:1 था। पिता की वर्तमान आयु क्या है, पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करना है आपको। तो देखिए एकदम आसान सवाल है।
पिता और पुत्र के आयु का योग 45 साल है अभी वर्तमान में। 5 साल पहले उनके आयु का अनुपात 6:1 था। तो भाई 5 साल पहले मान लेते हैं कि अगर पिता का उम्र 6x था तो बच्चा का उम्र कितना x था, x साल था, यही अनुपात था, ठीक है, 6x और x था। भाई ये ना 5 साल पहले था भाई मेरे, इसको यहाँ लिखते, ये ना 5 साल पहले था। 5 साल पहले पापा था 6x साल का और बेटा था x साल का। अगर हम आपको कहें कि आप 5 साल पहले 20 साल के थे तो अभी आप कितने साल के हैं, बोलेंगे सर 5 साल और बढ़ गया उम्र, 25 के हैं अभी हम। इसका मतलब ये है कि पापा अगर 5 साल पहले 6x के थे तो अभी वर्तमान में 6 + 5 के हैं, और बेटा अगर 5 साल पहले x का था तो अभी x + 5 का है, यही बात है। और वर्तमान में बाप और बेटा दोनों का उम्र का जोड़ 45 साल है, मतलब 6x + 5 + x + 5 का वैल्यू कितना, 45 साल है, ठीक है, ध्यान देना। अब ध्यान दो, ये 6x और 1 7x, 5 और 5 10, उधर घटा दो 35, तो x बराबर कितना सर 5, x का वैल्यू कितना आया 5। पूछा है कि पापा का वर्तमान आयु कितना है। ए भाई जरा किधर गया मेरा मार्कर, जरा ध्यान दो, पापा का वर्तमान आयु यही ना है 6x + 5 और बेटा का वर्तमान आयु x + 5 यही है, जरा ध्यान दो, जरा ध्यान दो, यही है, ठीक। अब बोल रहा है कि पापा का वर्तमान आयु, तो भाई x का वैल्यू क्या आया 5 आया, यहाँ पे रख दो, 6 × 5 = 30 और 5 35 साल के हैं पापा, 35 ईयर्स के हैं। अगर पूछता कि बच्चा का वर्तमान आयु कितना है तो इसमें जोड़ देते x + 5, 5 + 5 10 साल का है लड़का अभी वर्तमान में, बात समझ में, तो सब कुछ समझिए। अगर पूछता कि 5 साल पहले, तो भाई 5 साल पहले पापा अभी 30 के हैं, 35 के हैं, तो 5 साल पहले ये 30 के थे, बेटा अभी 10 का है तो 5 साल पहले वो 5 साल का था, कुछ भी बता सकते हैं अब हम लोग, है कि नहीं। इंटरेस्ट से सवाल है, कहता है कि 6250 रुपया की धनराशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला ब्याज ज्ञात करना। सिंपल इंटरेस्ट सिंपल है, सिंपल इंटरेस्ट सिंपल है। तो भाई जो आपको सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है ना कि हर साल बराबर 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 इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ पे 12% है तो हर साल 12%, अगला साल भी प्रिंसिपल का 12%, उसके अगला साल भी प्रिंसिपल का 12% मिलता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में हर साल प्रिंसिपल पे उतना ही आपको जो है इंटरेस्ट मिलता है। तो आप इसको कई तरीक़ा से बना सकते हैं। तो भाई बेसिक सा तरीका है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो बस सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल। देखो भाई सिंपल है तो सिंपल रख रहे हैं, इंटू रेट 12 इंटू टाइम 3 साल और परसेंट के लिए 100 से भागा देते हैं, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट करने में जो टाइम ले लो, तरीका आपको हम बताते हैं। 2 से 2 0, ठीक है, 5 से देख लो, 5 दूना 10 और 5 से 5 कम 5 और यहाँ पे 12, 5 दूना 10, 5 पचे 25, ठीक, 5 पचे 25, आपका हो गया 125। 2 से काट लो 6 बार में। अब ध्यान दो 6 पचे 30, तो 1 0 तो रहेगा, सब में है। अब आप इसको ना ऐसे समझो, ठीक है, ये हो गया आपका 125 गुना 6 तिहाई 18, तो 1 0 तो रहेगा, 18 पचे 90, ठीक है, 9 और 18 दूना 36 और 9 45, 5 भी रहेगा, सब में है, हाथ है बचा 4, 18 एकम 18 और 4 22, 2250 रुपया सीधा आंसर हो गया। कई लोग ना इसको आप ना इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, अपने इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन करना पड़ेगा सेम तरीके, सेम होगा आपका कैलकुलेशन। आप कहेंगे सर 12% हर साल मिलेगा तो 3%, तो 3 साल में 12 तिहाई 36% मिलेगा, तो हम सीधा 6250 का 36%, भाई तब भी तो वही चीज़ है, तब भी तो वही चीज़ है। किसी भी तरीक़ा से आप निकाल लो तब भी आपका उत्तर वही आएगा, कैलकुलेशन वही पड़ेगा, ठीक है।
देखिए ये सवाल है, कहता है कि 44 पाइप 21 घंटे में एक बड़ी पानी की टंकी भर सकते हैं। ऐसे 5 टैंक को भरने के लिए 55 पाइप को कितना घंटा लगेगा। बहुत ही बेसिक सवाल है टाइम एंड वर्क का, ठीक है। तो यहाँ पे ना M1D1 फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा हम लिख देते हैं M1D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। काम यहाँ पे 2 ग्रुप में बढ़ जाता है। 44 पाइप 21 घंटे में एक टंकी को भरता है, तो 5 टंकी को 55 पाइप को मिल के भरना है तो कितना घंटा लगेगा। M1 मेन, D1 डे, H1 आवर, W1 क्या बताता है, वर्क बताता है। अब देखो ध्यान से, तो भाई यहाँ पे आदमी के जगह पे काम कर रहा है पाइप, तो 44 पाइप 21 घंटा काम करता है तो एक टंकी भरता है। अब भाई मेरे को ऐसा 5 टंकी भरना है, जो काम रहेगा वो कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। 5 टंकी भरना है, 5 टंकी भरना है और 55 पाइप है और इनको मान ले कि H2 आवर्स काम करना होगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको कटम कुटाई करना है, तो 5 से काट दीजिए 11 बार में, 11 चौके 44, 21 चौके 84 घंटा। इनको कितना लगेगा सर, 84 घंटा लगेगा, 84 घंटा लगेगा। मतलब ये बेसिकली है क्या कि इधर का वर्क बराबर इधर का वर्क, दोनों का वर्क क्या है, बराबर है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, इसको ना याद रखना होगा और इस सब चैप्टर से ना सवाल आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल एबिलिटी लिखा हुआ है तो मे भी अर्थमेटिक का वेटेज थोड़ा ज़्यादा रह सकता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो समझिएगा सवाल को। कहता है कि 2 प्रकार के चावल जिनका मूल्य 38 रुपया पर केजी तथा 42 रुपया पर केजी है को समान मात्रा में मिलाकर 45 रुपया पर केजी की दर से बेचा जाता है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। एकदम सीधा समझना है। 2 टाइप का चावल है, तो जो पहला टाइप का चावल है उसका प्राइस है 38 रुपया पर केजी और जो दूसरा टाइप का चावल है उसका प्राइस है 42 रुपया पर केजी। अब कहता है कि दोनों चावल का ना बराबर मात्रा में मिला के, मान लीजिए कि 5 केजी पहले टाइप का और 5 केजी दूसरे टाइप का, दोनों को मिला के और 45 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचेंगे तो कितना % का प्रॉफिट होगा। तो आप ना ऐसा कीजिए कि कहता है कि दोनों प्रकार के चावल को बराबर मात्रा में मिलाना है। जितना पहला टाइप का चावल उतना ही दूसरा टाइप का चावल। अगर पहला टाइप का 10 केजी तो दूसरा टाइप का भी 10 केजी, पहला टाइप का 5 केजी तो दूसरा टाइप का भी 5 केजी। तो इस सवाल को बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि सर अब 1 केजी पहला टाइप का और 1 केजी दूसरा टाइप का ले लीजिए, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, तो पहला टाइप का चावल को हम लिए 1 केजी, उसका दाम कितना, 38 रुपया। और दूसरा टाइप का चावल को भी लिए 1 केजी इसका लिए 38 रुपया लगा और 1 केजी इसका लिए 42 रुपया लगा। अब जी हम दोनों को मिला दिए तो टोटल चावल मेरा कितना हो गया, 2 किलो। और 2 किलो चावल का दाम कितना, 2 दे दीजिए 80 रुपया। 2 किलो चावल का दाम 80 रुपया। अब जो हम मिलाए 2 किलो चावल, इसको बेचना है 45 रुपये पर किलो के हिसाब से। तो 2 किलो चावल का दाम 45 रुपये पर केजी हिसाब से कितना रुपया होगा, 45 दूना 90 रुपया होगा, 90 रुपये होगा ना, क्योंकि अब इसको 45 रुपये पर केजी बेचना है मिला के भाई। तो 1 किलो का दाम 45, तो 2 किलो का दाम 90 रुपया। मेरा यहाँ पे लागत कितना पड़ा, 80 रुपया। और हम इसको बेच कितना में रहे, 90 रुपया में। कितना का फायदा हो रहा है, 10 रुपया का। कितना में, 80 में। 80 मेरा क्या है, कॉस्ट प्राइस है और 90 मेरा क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। तो भाई 80 रुपया में 10 रुपया प्रॉफिट है और % के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना आपको नहीं करना है। ये 1/8 का मतलब 12.5% का प्रॉफिट होगा। इसको किधर है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 सवाल है।
तो ये सवाल कहता है, और दोनों सवाल आपका रेशियो प्रोपोर्शन से है। ये सवाल कहता है कि 144 अनुपात y समानुपात y अनुपात 225 और y बड़ा है 0 से, तो y का मान क्या होगा। सिंपल सवाल है, सॉल्व कर देना है इसको। तो सर हम इसको क्या लिखेंगे, देखिए तो इसको हम लिखेंगे 144 बटा y बराबर y बटा 225। अनुपात का मतलब क्या, भागा, और समानुपात मतलब इक्वल, दोनों साइड, यही चीज़ है। यहाँ से देखिए y मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 गुना 225। जी y स्क्वायर का वैल्यू ये है, हमको y का वैल्यू निकालना है। स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, तो रूट 144 के लिए 12 और 225 के लिए 15, 15 12 है 180, तो y का वैल्यू आपका आ गया जनाब 180। सिंपल है, समझ आया। इसको देखिए, यदि a/b बराबर 3:5 है, c/d बराबर 3:2 है और c/b बराबर 3:2 है और c/d बराबर 5:6 है, तो a/d का वैल्यू क्या होगा। AB CB है कि BC है, अच्छा AB है CB, ठीक है, कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। अच्छा अभी देख लेते हैं, है ना। AB है, A/B ये दिया है, C/B ये है और C/D ये आपका दिया है। तो A/D पूछा है। जब भी आपको शुरू वाला और आखिरी वाला का रेशियो पूछे, A फर्स्ट में है D लास्ट में, तो आपको करना क्या है, आपको इसको ऐसे ही लिखना है A/B इंटू B/C इंटू C/D, ऐसे लिख दीजिए। तो यहाँ पे ना B/C होगा, कोई दिक्कत नहीं, इसी को हम लोग पलट देंगे। अब आप ध्यान से देखिए, B से B गया, C से C गया, A और D बच जाता है। तो भाई A/B क्या है 3/5, B/C क्या है, अब देखो B हमारा 2 है, 2/3 है, इंटू C/D हमारा क्या 5:6 है। काट दो, 5 से 5 गया, 3 से 3 गया, क्या बचा 2/6। यहाँ A यहाँ D, यहाँ बचा A/D और यहाँ पे बचा 2/6 मतलब 1/3 मतलब 1:3। तो A/D हमारा क्या हो जाएगा 1:3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए कहता है कि छूट की दर ज्ञात कीजिए। डिस्काउंट परसेंट आपसे पूछा है जब MRP 1880 रुपया है और उसका सेलिंग प्राइस 1598 रुपया है, तो कहता है कि कितना परसेंट का डिस्काउंट मिला। तो कितना परसेंट का डिस्काउंट मिला हम ये निकाल पाएंगे जब हम ये निकालें कि कितना रुपया का डिस्काउंट मिला। तो पहले ये देख ले कितना रुपया का डिस्काउंट मिला। तो भाई 1880 रुपया लिखा हुआ था और बोला कि सर 1598 में आपको दे देंगे, तो कितना रुपया छोड़ा। तो भाई यहाँ पे 10 है, 10 है ना भाई। 1880 में 1598 गया तो कितना बचा, तो 10 में 8 गया तो 2, यहाँ 7, 17 में 9 गया तो 8, यहाँ पे 7 में 5 गया तो 2, तो भाई 282 रुपया डिस्काउंट दिया। 282 रुपया, रुपया में 282 डिस्काउंट दिया ना, परसेंट में कितना दिया। तो भाई डिस्काउंट हमेशा MRP पे दिया जाता है। MRP कितना है 1880। तो अब हमें ये देखना है कि 1880 का कितना परसेंट 282 है। तो अगर आप ध्यान से देखें कि सर 10% तो 188 है और ये है 282, तो 10% से तो ज़्यादा ही है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे निकाल लीजिए 282 बट्टा 1880 गुना 100, 0 से 0 काट दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 10, 12, 13% से भी ऊपर 20 होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, 15% का डिस्काउंट मिला, ठीक है। देखिए इस सवाल में आपको ना यूनिट डिजिट पूछा है कि 299 गुना 298 गुना 297 गुना से लेके 219 तक सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इकाई का अंक क्या होगा, लास्ट में क्या होगा। तो देखिए
लास्ट में क्या होगा, तो भाई लास्ट में ना 0 होगा यूनिट डिजिट। बोले सर कैसे, ध्यान से देखिए, जब हम 298, 299, 299, 298, 297, 296, 295, 294, सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना भाई, तो आपको रास्ते में क्या मिलेगा, 2 गुना 5 मिलेगा बहुत बार, या 4 गुना 5 मिलेगा, या 5 गुना 6 मिलेगा बहुत बार। तो जब जब 2 और 5 का गुना होगा तब तब एक 0 आएगा, मतलब आखिर में आना तो 0 है। देखिए आगे जाके हमको क्या मिलेगा, मिलेगा 295, उससे पहले क्या मिलेगा 296, और ये 6 बचे क्या, 30 का 0 बच जाएगा। इकाई के अंक पे हमेशा 0 रहेगा, और क्या, बस आपको यही देखना है। या आप इसको आगे जाके देखिए, तो आगे जाके आपको मिलेगा 290, तब भी 0, 270 तब भी 0, कहाँ तक 219 तक, तो आना तो 0 ही है। यूनिट डिजिट का कंसेप्ट आपको डिटेल में बताया है नंबर सिस्टम में, ठीक है। ठीक है, 2 सवाल, तो आप इस सवाल को ध्यान से देखिए, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है ये आपका घातांक और करने का सवाल है, या वर्ग और वर्गमूल का सवाल, जो कहना है कह लीजिए चैप्टर एक ही है। तो ये है 469 प्लस 144 का होल स्क्वायर, और 469 माइनस 144 का होल स्क्वायर, और नीचे में ये है। अगर आप इसको घटा के जोड़ के सॉल्व करने लगे तो मालूम है आपका बहुत टाइम जाएगा। ये एक फिक्स पैटर्न पे है, वो पैटर्न कौन सा है आपको समझाते हैं। 469 को आप a मानिए, 144 को b मानिए, तो ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको a माने, इसको b मानिए, ये क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर को घटाने से क्या रिजल्ट मिलता है मालूम, 4ab आता है। जब आप a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर को, इस इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा मालूम, रिजल्ट 4ab। मतलब इसको सोल्व करने पे हमको क्या मिलेगा, 4ab, और a के जगह पे क्या है सर 469, और b के जगह पे है 144, नीचे में क्या है 2 इंटू 469 गुना 144, ठीक है। तो ये 469 से 144 कट गया, 2 दूना 4, क्या आया, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ गया। इस टाइप का सवाल था, ये बहुत ही आसान सवाल है। इसको देखिए सर, इसका आंसर अपना कमेंट में दीजिए, हम आपको सॉल्व कर देते हैं। तो ये रूट अंडर 121, तो ये हो जाएगा 3 गुना 11, माइनस रूट अंडर 361, मतलब ये हो जाएगा 19, भागा रूट अंडर 529, मतलब ये 23, प्लस रूट अंडर 36, मतलब 2 गुना 6। जरा इसको सॉल्व करके आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। तो ये था आपका पुलिस का सेट। अगले लेक्चर में फिर से हम लोग मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, और आप लोग ना थोड़ा सेशन को शेयर मारते चलो भाई, सबके पास एक बार शेयर मार दो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।